क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन पर फेंकी गई गेंद हमेशा गति में रहेगी या फिर कुछ समय बाद अंततः रुक जाएगी? सर आइजक न्यूटन ने गति को समझने के लिए पूर्णतः अलग दृष्टिकोण विकसित किया और पिंडों की गति के लिए मूलभूत सिद्धांत दिए। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। हम जानते हैं कि बल एक भौतिक राशि है जो किसी पिंड की गति की स्थिति में परिवर्तन की प्रवृत्ति रखता है। आइजक न्यूटन ने बल और गति के बीच संबंधों का अध्ययन किया और गति के 3 महत्वपूर्ण नियम दिए। आइए गति के प्रथम नियम के बारे में जानें। एक आदर्श स्थिति पर विचार करें जिसमें कि एक पिंड फर्श पर पड़ा हुआ है, जहां पिंड और फर्श के बीच कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है। प्रारंभ में पिंड विरामावस्था में है और ऐसे ही रहता है। अब जैसे ही पिंड पर बल लगाया जाता है, पिंड गति करना प्रारंभ कर देता है और लगातार अनंत समय तक गति करना जारी रखता है। लेकिन पिंड पर जैसे ही विपरीत दिशा से बल लगाया जाता है, पिंड गति करना बंद कर देता है। इस दृष्टांत से हमें क्या समझ आता है? इस पूरे दृष्टांत को हम एक कथन के रूप में कुछ इस तरह बता सकते हैं कि कोई भी पिंड अपनी ही अवस्था में स्थिर या एक समान रूप से गति करता हुआ तब तक बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। अब यदि हम व्यवहारिक स्थिति पर विचार करें तो पिंड और फर्श के बीच कुछ घर्षण बल उपस्थित होता है। अब जब पिंड जो प्रारंभ में विरामावस्था में था, जैसे इसे धक्का दिया जाता है, पिंड गति करने लगता है। लेकिन पिंड और फर्श के बीच का घर्षण बल पिंड की गति का विरोध करता है। इसके परिणाम स्वरूप पिंड की चाल समय के साथ कम होती जाती है जब तक कि वो पूर्णतः रुक न जाए। इस तरह से हमने देखा कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यवहारिक स्थिति में सही साबित होता है। अतः इस नियम के अनुसार एक स्थिर पिंड तब तक स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो, अर्थात कोई पिंड अपने स्थिर अवस्था को स्वयं नहीं बदल सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई पिंड गति कर रहा है तो उस समय तक गति करता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात गति करता हुआ पिंड भी अपनी अवस्था में स्वयं से परिवर्तन नहीं कर सकता है। अतः कोई भी पिंड अपनी अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं कर सकता है, चाहे वो स्थिर हो या गति कर रहा हो। वो गुण जिसके कारण पिंड अपनी अवस्था में स्वयं कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, चाहे पिंड स्थिर हो या गतिमान हो, जड़त्व कहते हैं। अतः न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सारांश: एक पिंड अपने स्थिर अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता है। एक समान रूप से गतिमान पिंड अपनी एक समान गति को तब तक जारी रखेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वो गुण जिसके कारण कोई पिंड अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता, जड़त्व कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य ने गति के नियम का पता लगाने के लिए 2000 साल से ज्यादा का समय लिया। इसकी खोज ग्रीक में उस युग में शुरू हुई जब दार्शनिक अरस्तु ने भविष्यवाणी की कि प्रत्येक पदार्थ 5 मूल तत्वों वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और यही तत्व पिंड की गति को तय करते हैं। जैसा कि सदियों से गति और उसके नियम सिद्धांतों तथा गति के नियम के बारे में हमने ज्यादा जानकर ज्यादा डेटा इकट्ठा कर लिया है। इन सब उत्कृष्ट कार्यों का श्रेय गैलीलियो, देकार्ते, न्यूटन और ऑयलर जैसे शानदार वैज्ञानिकों को जाता है। हम इन नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या आपको न्यूटन के गति का प्रथम नियम याद है, जो गुणात्मक रूप से पूर्वानुमान लगाता है कि बलों के संतुलित और असंतुलित होने पर वस्तुएं कैसे व्यवहार करती हैं? लेकिन द्वितीय नियम आपको बताएगा कि कुल बल और गति की अवस्था में परिवर्तन गणितीय रूप से किस प्रकार संबंधित है। खैर, आइए इसे अधिक विस्तार से समझते हैं। उद्देश्य: न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को समझना और संवेग को उदाहरण सहित समझना।
न्यूटन के प्रथम नियम में हम पहले ही देख चुके हैं कि एक पिंड अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को तब तक नहीं बदलता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी पिंड की गति या त्वरण में परिवर्तन उस पर कार्य करने वाले बल पर निर्भर करता है। लेकिन प्रथम नियम हमें यह नहीं दर्शाता कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर कार्य करने वाले बल पर कैसे निर्भर करता है, जबकि न्यूटन का द्वितीय नियम हमें बल और त्वरण के बीच का संबंध देता है। आइए हम संवेग के बारे में थोड़ा समझें। यदि धीमी गति से गतिमान क्रिकेट की गेंद किसी व्यक्ति को लगती है तो उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचेगी, लेकिन यदि गेंद तेज चाल से गतिमान है तो ये उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाएगी। दोनों परिस्थितियों में अंतर गतिशील पिंड अर्थात गेंद के वेग का है। अब यदि व्यक्ति को टेनिस की गेंद लगती है तो इसका प्रभाव क्रिकेट की गेंद की तुलना में कम होगा। इस स्थिति में अंतर द्रव्यमान में अंतर का है। इन उदाहरणों की सहायता से हम एक नई भौतिक राशि को परिभाषित कर सकते हैं जिसे संवेग कहते हैं। किसी पिंड के संवेग p को इसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। आइए संवेग को समझने के लिए एक और उदाहरण देखें। दो कंचे समान द्रव्यमान के लें। पहले कंचे को एक छोटी कांच के मेज के शीर्ष से 2 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ें। कंचे का कोई प्रारंभिक वेग नहीं है। कंचे को छोड़ें। यह एक निश्चित अंतिम वेग प्राप्त करता है और मेज के शीर्ष से टकराते हुए कुछ ध्वनि उत्पन्न करता है, लेकिन इसे तोड़ता नहीं है। दूसरे कंचे को 5 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ें। इसका प्रारंभिक वेग भी 0 है। अब कंचे को छोड़ें। ये मेज के शीर्ष पर पहुंचने पर पहले कंचे की तुलना में अधिक अंतिम वेग प्राप्त करता है। ये कंचा मेज के शीर्ष से टकराता है और टक्कर बिंदु पर कांच को तोड़ देता है। आइए अब हम दो कंचे अलग अलग द्रव्यमान के लें, अर्थात 10 ग्राम और 100 ग्राम के। दोनों को 3 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है ताकि टकराव बिंदु पर उनका अंतिम वेग समान हो। हम देखते हैं कि अधिक द्रव्यमान वाला कंचा कांच को तोड़ देता है, जबकि कम द्रव्यमान वाला कंचा ऐसा नहीं करता है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है या जो उच्च वेग से गमन करती है, उसका संवेग अधिक होता है। अब संवेग की सहायता से न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को समझते हैं। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहता है कि किसी पिंड में संवेग परिवर्तन की दर उस पर कार्य करने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है और इसकी दिशा वो होती है जिधर बल कार्य करता है। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु पर विचार करें जो एक सीधी रेखा के अनुदिश गतिमान है। इसका प्रारंभिक वेग u है। अब एक असंतुलित बल F उस वस्तु पर कार्य करता है जो एक समान रूप से त्वरित है। t समय बाद इसका अंतिम वेग v हो जाता है। पिंड का प्रारंभिक संवेग इस प्रकार दिया जाता है, p1 बराबर m गुणे u, और पिंड का अंतिम संवेग p2 बराबर m गुणे v। यहाँ पिंड के संवेग में परिवर्तन t सेकंड में इस प्रकार दिया जाता है, p2 ऋण p1 बराबर mv ऋण mu। इसलिए पिंड के संवेग में परिवर्तन 1 सेकंड में इस प्रकार दिया जाता है, mv ऋण mu बटा t बराबर m गुणे v ऋण u बटा t। हम जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन 1 सेकंड में और कुछ नहीं बल्कि संवेग परिवर्तन की दर है। इसलिए संवेग परिवर्तन की दर बराबर m गुणे v ऋण u बटा t। समीकरण 1। गति के समीकरण के अनुसार v बराबर u धन a t, इसलिए a बराबर v ऋण u बटा t। समीकरण 2। समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर
हमें प्राप्त होता है संवेग परिवर्तन की दर बराबर ma, समीकरण 3। हम पहले ही देख चुके हैं कि संवेग परिवर्तन की दर असंतुलित बल के समानुपाती होती है। समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि ma असंतुलित बल के समानुपाती है, जिसे F द्वारा निरूपित किया जा सकता है। F ma के समानुपाती है। इस व्यंजक को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, F बराबर K गुणा M गुणा A, जहां K आनुपातिकता स्थिरांक है। अब ये मानते हुए कि इकाई बल इकाई द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है, जिससे इकाई त्वरण उत्पन्न होता है, हम आनुपातिकता स्थिरांक K का मान 1 के बराबर पाते हैं। उपरोक्त समीकरण में K के इस मान को प्रतिस्थापित करने पर हमें F बराबर M गुणे A प्राप्त होता है। ये गणितीय व्यंजक न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के लिए है, जो हमें किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल और उसमें उत्पन्न परिणामी त्वरण के बीच संबंध प्रदान करता है। किसी ज्ञात द्रव्यमान पर लगने वाले बल को उसमें उत्पन्न त्वरण ज्ञात करके मापा जा सकता है। सारांश: किसी पिंड के संवेग p को उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहता है कि किसी पिंड में संवेग परिवर्तन की दर उस पर कार्य करने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है, और इसकी दिशा वो होती है जिधर बल कार्य करता है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हमें किसी वस्तु पर कार्यरत बल और उसमें उत्पन्न त्वरण के बीच संबंध प्रदान करता है। कल्पना करें कि एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल समान चाल से गतिमान हैं। क्या दोनों को रोकने के लिए समान बल की आवश्यकता होती है? इस वीडियो में आपने जो सीखा है उस दृष्टिकोण से सोचें। हम अपने आगामी वीडियो में अंतिम लेकिन प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक पर चर्चा करेंगे। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ये एक बहुत ही सामान्य परीक्षण है कि एक नाव को चलाने के दौरान एक व्यक्ति चप्पू से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, जिससे नाव आगे बढ़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए इसमें छिपे विज्ञान को समझते हैं। पहले दो नियमों में हमने देखा है कि किसी निकाय का त्वरण उस पर कार्य करने वाले बल पर निर्भर करता है। हम अनुप्रयुक्त बल और उत्पन्न त्वरण के बीच संबंध का भी अध्ययन कर चुके हैं। एक गेंद प्रारंभ में विरामावस्था में है। अब इसे फर्श पर लुढ़काया जाता है। यह एक दीवार से टकराती है और तुरंत विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है। ऐसा क्यों होता है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताता है कि यदि कोई पिंड A पिंड B पर बल लगाता है, तो पिंड B पिंड A पर समान लेकिन विपरीत बल लगाता है। तदनुसार जब गेंद दीवार से टकराती है, तो ये दीवार पर एक बल लगाती है। मान लें कि ये दीवार पर क्रिया बल है, लेकिन साथ ही दीवार भी एक अन्य बल लगाती है। मान लें कि ये गेंद पर प्रतिक्रिया बल है। प्रतिक्रिया बल का परिमाण हमेशा ही क्रिया बल के परिमाण के समान होता है, लेकिन दोनों बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। हम पहले ही द्वितीय नियम में अध्ययन कर चुके हैं कि किसी भी पिंड में उत्पन्न त्वरण इसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए यहाँ समान मात्रा में बल माना F गेंद और दीवार पर कार्य कर रहा है। गेंद का द्रव्यमान दीवार की तुलना में बहुत कम है। इस गेंद में प्रतिक्रिया बल द्वारा उत्पन्न त्वरण पर्याप्त है और ये गेंद पीछे की दिशा की ओर गति करने लगती है, लेकिन एक मजबूत दीवार का द्रव्यमान बहुत बड़ा है। इसलिए क्रिया बल दीवार में एक नगण्य त्वरण उत्पन्न करता है, इसलिए दीवार गति नहीं करती है। जब हम फर्श पर चलते हैं तो हमारे पैर फर्श पर एक निश्चित बल लगाते हैं, लेकिन अत्यधिक बड़े द्रव्यमान के कारण फर्श विस्थापन का अनुभव नहीं करता है। इसके साथ ही फर्श हमारे पैरों पर एक प्रतिक्रिया बल लगाता है और हम आगे बढ़ते हैं।
इसी तरह जब एक बंदूक चलाई जाती है तो गोली पर एक क्रिया बल लगता है और गोली आगे बढ़ती है। इसी तरह गोली बंदूक पर एक प्रतिक्रिया बल लगाती है जिसके कारण बंदूक पीछे हटती है। लेकिन चूंकि बंदूक में गोली की तुलना में अधिक द्रव्यमान होता है, इसलिए बंदूक में उत्पन्न त्वरण कम होता है। गोताखोर स्विमिंग पूल में कूदने से पहले स्प्रिंग बोर्ड पर नीचे की ओर एक बल लगाता है। यह नीचे की ओर लगने वाला बल क्रिया बल है। स्प्रिंग बोर्ड गोताखोर पर प्रतिक्रिया बल लगाता है और इसके परिणाम स्वरूप गोताखोर ऊपर की ओर गति करता है। इससे गोताखोर को अधिक ऊंचाई से कूदने में मदद मिलती है। इस प्रकार से हमने न्यूटन के गति के तृतीय नियम को समझ लिया है, जो बताता है कि प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सारांश: न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया बल में क्रिया बल के समान ही परिमाण होता है, लेकिन दोनों बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया और प्रतिक्रिया बलों के बारे में बताता है, जिन्हें आसानी से एक प्रयोगशाला में प्रदर्शित किया जा सकता है। हम ऐसा एक प्रयोग करें।